नमस्ते छात्रों। आज हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो मोड़ पूरे भारतीय परिवेश में आया, उस मोड़ को पुनरुत्थान काल कहा जाता है, जिसे आगे चलकर नवजागरण काल भी कहा गया। इस कालखंड की विशेषता ये थी कि ये अंग्रेजी शासनकाल से प्रभावित था। अंग्रेजी रीति, संस्कार, संस्कृति, साहित्य, कला, इन सब का आदान प्रदान इस युग में हुआ। बंगाल के साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों के आंदोलन से आधुनिक काल की शुरुआत होती है और वह धीरे धीरे पूरे भारत भर में फैलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जब अध्ययन करते हैं तो हिंदी को कविता की चौखट से गद्य के नए प्रवेश द्वार तक लाने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध, पत्रकारिता, नाटक और अन्य विधाओं में खड़ी बोली गद्य देने का महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी में गद्य की संस्थापना इनके माध्यम से ही हुई। जब हम आधुनिक हिंदी कविता का विचार करते हैं तो आधुनिक हिंदी कविता, जिसे हम ब्रज से छोड़कर आगे चलते हैं, उस आधुनिक हिंदी कविता में पहले खंड, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, उसका नेतृत्व या उसका प्रभाव स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के इर्द गिर्द ही रहा। इसलिए इस कालखंड का नामकरण व्यक्ति विशेष के नाम पर किया गया है। सन 1885 के आसपास से 1900 तक का कालखंड हिंदी के आलोचकों, विद्वानों का मानना है कि यह कविता की दृष्टि से भारतेंदु युगीन काव्य रहा। आज हम इसी भारतेंदु युगीन कविता की काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। इस कालखंड को या इस काल में लिखी गई हिंदी कविता को भारतेंदु युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय के जितने भी कवि लिख रहे थे, उनको दिशा देने का काम, उनको विषय देने का काम, उनकी शैलियों को प्रभावित करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। वे मात्र 35 वर्ष की आयु ही जी पाए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया जिससे हिंदी का गद्य साहित्य आगे चलकर समृद्ध एवं ओतप्रोत हो गया है। तो चलिए छात्रों, आज हम भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों पर आज चिंतन करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविताओं में किया। और यह सहज है कि कोई कवि अपने आसपास के परिवेश और सामाजिक सरोकारों से प्रभावित न होता हो। वह संवेदनशील होता है और संवेदनशील होने के नाते वह अपने आसपास के परिवेश को शब्दबद्ध करता है, सृजनरत रहता है। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। उनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन निम्न शीर्षकों में हम अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना,
विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। इस प्रयास के साथ साथ उस समय जो व्यक्ति स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय थे उनके साथ भूमिका निभाने की का मादा उन लोगों ने भी लिया। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्णदास की कविता भारत बारह मासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाविनी, इन कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत भरी हुई है। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। भारतेंदु जी पर यह आरोप भी हुआ कि वे अंग्रेजों के भक्त थे, अर्थात राजसत्ता के भक्त थे, लेकिन उपर्युक्त पंक्तियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे कहते हैं कि उनके दिखाने की दात अलग है और खाने के दात अलग है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इसका उल्लेख भारतेंदु जी की कविताओं में हमें जगह जगह मिलता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात अहे अति खारी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज राज भौतिक संपन्नता ला रहा है, भौतिक विकास कर रहा है, लेकिन इस भौतिक विकास के साथ साथ हमारा धन जो है वह विदेशों में जा रहा है, मतलब लंदन में जा रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय चिंता जो थी वह भारतेंदु जी की कविता में हमें स्पष्टता परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ उसके बीजारोपण या इसके बीज डालने का काम भारतेंदु युग में हो गया था। मैथिली चरण गुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके हैं। इसीलिए भविष्य के बीज बोने का काम यहाँ भारतेंदु युगीन कविता की राष्ट्रीय भावना करती है। इस कविता की दूसरी विशेषता यह है कि समाज की दुर्दशा का चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें मूंद ली थी, क्योंकि वह कविता पूर्णतः दरबारी कविता थी, राजाश्रित कविता थी। किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथारूप निरूपण करने में रुचि दिखाई। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ था। विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी जाने लगी। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य का विषय बनाया गया और इस प्रकार कविता जो कंचन कामिनी में व्यस्त थी रीतिकाल में, वह समाज के लिए एक प्रदेयदायी कविता बनती गई और सामाजिक कुरीतियाँ, छल कपट एवं पाखंडन का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भारतेंदु जी की निम्न कविता की पंक्तियाँ देखिए, जिससे हमारे उस समय की भारतीय सामाजिक कुरीतियों को वे स्पष्टतः रेखांकित करते हैं। रो बहू सब मिली आ बहू भारत भाई, रो बहू सब मिली आ बहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर चोट किए हैं। वे लिखते हैं, चूसहु चूरट लाख पर लागत, पान बिना मुँह सून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून।
मतलब कि यह चूरट मैंने सिगार पीने की इस अंग्रेजी प्रवृत्तियों पर यहाँ करारा व्यंग किया है। एक सामाजिक कुप्रवृत्ति बाल विधवा की उसको लेकर प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के और द्विवेदी युग के दोनों ही कालखंडों में लिखने वाले कवि, कौन करे जो नहीं कर कस सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं की मतलब एक तो बाल विवाह होते थे उस समय, और उसके बाद पति की मृत्यु के बाद वो उनका वैधव्यपूर्ण जीवन एक बहुत ही बड़ी विडंबना उस समय की थी, जिसकी अभिव्यक्ति इन कविता में की है। राधाचरण गोस्वामी की कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं जो उस समय के भारतीय दुर्दशा को व्यक्त करती है। मैं हाय हाय दय धाय पुकारो रोई, मैं हाय हाय दई धाय पुकारो रोई, भारत में डूबी नाव उबारो कोई। भारत की नाव डूबी उबारो कोई। वस्तुतः वे अपने पीढ़ी के एक सचेत कवि थे, इसलिए भारत की डूबी नया उतारने की बात कर रही थी। एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा समाज के उस नकारात्मक पक्षों को भी उद्घाटित करता है और अपनी सकारात्मकता भी वो परिलक्षित करता है। तीसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। ये श्रृंगारिकता वैसे रीतिकालीन कवियों की रचना संस्कारों के रूप में बीज रूप में आई हुई है। भारतीय युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण इन कवियों ने नहीं किया है। साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई है। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्रण यहाँ दृष्टव्य है। शिशुताई अजो न गई तनते, तऊ जीवन ज्योति बटोरे लागे, सुनी के चर्चा हरिचंद की कानन, कूक दे बोह मुरारे लागे। बची सासु जेठनीन सो पियते, दूरी घूंघट दे मैं द्रुग जोरो लगी। दुलही उलही सब अंग ते, दीन द्वय ते पीयूषन निचौरे लागे। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति ललिता नामक कविता में नायिका के विरह का चित्रण ही अपार सुंदर किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास जैसे कवि ने श्रृंगार को अपना काव्य का विषय नहीं बनाया, यह उनकी एक अपनी विशेषता थी। भारतेंदु युग की चौथी विशेषता भक्ति भाव। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी भक्तिपर रचनाओं में प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, कार्तिक स्नान इत्यादि। इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलल वृषभानु दुलारी। ये भारतेंदु जी की कविता है। राधा कृष्णदास जी ने भी मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध कराया है। नैन भरी देखी लेहु यह जोरी, नैन भरी देखी लेहु यह जोरी, मन मोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किशोरी। काहू कहू छवि कहीं नहीं आवे, वह सावर यह गोरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र राधा कृष्ण दास के काव्य में भी भक्ति भावना का यह स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी कविताओं में किया है। एक पंक्ति जिसमें ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था
भारतेंदु जी की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे है तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। इस काल में बहुत सारे कवियों ने भक्ति पर कविताएं लिखी, जिसमें बद्रीनारायण प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास है, बद्रीनारायण चौधरी हैं, राधा कृष्ण गोस्वामी जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस खास बताने लायक बात यह है कि भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे। जिस मार्ग में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास थे, वल्लभाचार्य के शिष्य, तो इस वल्लभ संप्रदाय में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। पांचवी विशेषता है भारतेंदु युगीन कविता की प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए प्रकृति निरूपण भी किया है। एक और वे वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित करते हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण भी करते हैं। भारतेंदु कृत वसंत होली में वसंत का वर्णन किया है, तो श्री चंद्रावली नाटिका में यमुना का बहुत ही मनोहारी वर्णन उनके द्वारा प्रस्फुटित हुआ है। कविता के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना का एक वर्णन उदाहरण के लिए देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। इसमें त में अनुप्रास अलंकार की भी एक विशेषता देखी जाती है, जो आगे चलकर जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हमें छायावादी कवि के रूप में दिखाई देती है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता इस काल की कविता की एक विशेषता है, जो छठी विशेषता हम कह सकते हैं। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्य पर रचनाओं को के महत्व को समझते हुए उनके माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेज शासन व्यवस्था, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर एक करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में एवं कांतियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन समाज पर प्रहार किया है। और भारतेंदु जी का एक प्रसिद्ध प्रहसन है अंधेर नगरी चौपट राजा। उसमें चूरन वाला क्या कहता है, देखिए। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। एक लोक प्रचलित वृत्ति चूरन खाने की, जो हाजमा ठीक होने के लिए, तो उस चूरन को मतलब देश को हजम करने के लिए कहा गया है। तो ये एक लोक से सहज रूप से जुड़ने की भी अपनी तरकीब है और अपनी बात कहने का भी जिम्मा है। नए ज़माने की मुकरी में कवियों ने सामाजिक बुराइयों पर भी व्यंग किए हैं। मद्यपान के संबंध में एक व्यंग जो भारतेंदु युग की खास कविताओं में कहा जाता है। मोह जब लागे तब नहीं छूटे, मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सकी साजन नहीं शराब। इस प्रकार की कविता भारतेंदु युग में दिखाई देती है। प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं हरगंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। सातवीं विशेषता है भारतेंदु युगीन कविता की समस्या पूर्ति। भारतेंदु काल के कवि में कविता की प्रतिभा का ओज दिखाने के लिए या कविता पांडित्य दिखाने के लिए समस्या पूर्ति की एक कसौटी रचना कौशल के रूप में उस समय होती थी और काव्य गोष्ठियों में इसकी एक प्रतियोगिता हुआ करती थी। ऐसी ही समस्या पूर्ति की एक कविता को लेकर प्रताप नारायण मिश्र की एक प्रसिद्ध कविता है। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हा, तुम ही मनुहारी
कै हारी परे सखियान की कौन सी चलाई है। वर्षा है प्रताप जू धीरे धरो, अब लो मन को समझाओ जहाँ। वर ब्याही तब बदलेगी कछु, पपिया जब पूछे है पीव कहा। इसमें पपिया जब पूछे है पीव कहा,